रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू ने लव मैरिज की थी, जिस वजह से रानो की सास ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। तब से वे दोनों अलग एक घर में रहते थे, लेकिन अचानक से कुछ दिनों बाद एक चील उसके फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि जंगल में बाढ़ आ जाती है और पक्षियों के घर डूबने लगते हैं। तेज बारिश की वजह से रानो का घर भी टूट जाता है। तब रानो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने सास के घर आती है, लेकिन उसकी सास तो उसे देखकर दरवाजा भी नहीं खोलती। माँ जी, दरवाजा खोलिए प्लीज। माँ जी, हमें कुछ दिनों के लिए अपने घर में रख लीजिए, हमारा घर इस तेज बारिश में टूट गया है। माँ जी, प्लीज दरवाजा खोलिए। तभी अंदर से एक आवाज आती है, देखो रानो, तू चुपचाप यहाँ से चली जा, मेरा दरवाजा मत बजा, मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या मुझे खाने आई है? चल निकल जा यहाँ से, कल मुही कहीं की। माँ जी, ज्यादा नहीं तो सिर्फ आज के लिए हमें अपने घर में रख लीजिए। माँ जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं और जंगल में बहुत पानी भी भरा है। प्लीज माँ जी, हमें आज के लिए अपने घर में रख लीजिए। नहीं रानो, बिल्कुल नहीं, मैं तुझे अपने घर में नहीं आने दूंगी। अगर तूने मेरे घर के अंदर आकर चोरी कर ली तो चोरनी कहीं की। चली जा यहाँ से अपने बच्चों के साथ, फिर दोबारा अपना चेहरा मुझे मत दिखाइए। माँ जी प्लीज, आप हमें अपने घर के अंदर रख लो। और आप ऐसा क्यों कह रही हो कि हम चोरी करेंगे? हम आपके घर पर क्यों चोरी करेंगे? चलो, आप मुझे नहीं तो अपने इन छोटे छोटे बच्चों को ही रख लो। रानो, अब बहुत हो गया, तो चुपचाप अपने इन बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा। अगर तू नहीं गई तो मैं तुझे धक्का मार कर यहाँ से भगा दूंगी। और वैसे भी हमारा तुझसे कोई नाता नहीं जो मैं तुझे अपने घर में रख लूँ, इसलिए तू चली जा। मेरा ज्यादा दिमाग मत पका, बहुत हो गया है तेरा नाटक। रानो चिड़िया अपनी सास से बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन उसकी सास का उसकी बातों पर कोई असर नहीं पड़ता और वह ना ही उसे और ना ही उसके बच्चों को घर के अंदर बुलाती है। तभी यह देखकर उसका छोटा बेटा कहता है, माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? यहाँ तो कितनी तेज बारिश हो रही है। माँ, मेरे बेटे, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, याद आया, मैंने आज सुबह लाडो की बातें सुनी थी। वो कह रही थी कि दूसरे जंगल में बारिश नहीं हो रही है, तो हम ऐसा करते हैं कि दूसरे जंगल चलते हैं, क्योंकि अब हमारे पास वहाँ जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। मम्मा, क्यों ना हम इस जंगल में किसी पेड़ के नीचे रहे? नहीं कुक्कू बेटा, अगर ऐसे हम रहेंगे तो जंगल के पक्षी हमें नहीं रहने देंगे, वो हमें ताने देंगे, इसलिए हमें यहाँ से दूर जाना होगा। और वैसे भी भगवान ने जो हमारे नसीब में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। फिर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाती है। वहाँ पहुँचकर वो तीनों देखते हैं कि वहाँ खाने के लिए पेड़ों पर बहुत से फल लगे हुए थे। मम्मा, अब तो यहाँ आराम से रह सकते हैं और हमें खाने की भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन पेड़ों पर तरह तरह के मीठे फल लगे हुए हैं। हम इन्हें खाकर अपना पेट भी भर लेंगे और हम आराम से रहेंगे। हाँ माँ, गुड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। और तो और इस जंगल में बाढ़ का पानी भी नहीं आ सकता है। यहाँ के पेड़ की ठंडी हवा इतनी प्यारी लग रही है। माँ, अच्छा हुआ कि उस जंगल में बाढ़ आ गई, कम से कम हम इतने अच्छे जंगल में तो आ गए। अब हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। बेटा, बाढ़ आना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाढ़ में तो जान और माल दोनों का ही नुकसान होता है। अच्छा ही हुआ कि हम इस जंगल में आ गए, नहीं तो हम जिंदा नहीं बचते। लेकिन हमें यहाँ रहने के लिए एक घर भी बनाना होगा, क्योंकि इस जंगल में जंगली जानवर भी रहते होंगे, कहीं वह हमें खा न ले। इसलिए मामा, हम घर बनाएंगे। इससे बेटा, हम लकड़ी और घास फूस के बगैर से अपना घर बना लेंगे। हाँ माँ, मैं अभी पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ता हूँ। नहीं मेरे बच्चे, पेड़ में तो जान होती है और हम उन्हीं की वजह से जीवित रह पाते हैं और सांस भी लेते हैं, और हमें वही खाने के लिए फल देते हैं। तो हमें ऐसे कभी नहीं काटना या तोड़ना चाहिए, यह बात बहुत गलत होती है। बेटा, हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढेंगे और उन्हीं से अपना घर बनाएंगे। इस जंगल में हमें बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी।
फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों की मदद से लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगती है और कुक्कू भी नदी की तरफ घास लेने चला जाता है। तब रानो उसे आवाज लगाकर कहती है, कुक्कू बेटा, ओ मेरे कुक्कू बेटा, तुम वहाँ अकेले मत जाओ। पहले हम लकड़ियों से घर बना लेते हैं, फिर बाद में हम दोनों साथ जाएंगे घास लेने। लेकिन कुक्कू तो अपनी मम्मा की बात सुनता ही नहीं है। वह अकेले ही नदी की तरफ चला जाता है। तभी वह जोर से चिल्लाने लगता है, मम्मा, मम्मा जल्दी आओ, मम्मा जल्दी आओ। फिर रानो चिड़िया और गुड़िया जल्दी से कुक्कू के पास आते हैं। क्या हुआ कुक्कू बेटा, तुम ऐसे जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ जल्दी बताओ। माँ, मुझे एक जहरीले सांप ने काट लिया है। यह बात सुनकर तो गुड़िया और रानो चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी कुक्कू यह बात कहकर बेहोश हो जाता है। कुक्कू मेरे भाई, तुम्हें क्या हुआ? उठ जाओ मेरे भाई, क्या हुआ तुम्हें कुक्कू? कुक्कू मेरे बेटे उठ जाओ, क्या हुआ मेरे बेटे? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? पहले तो आपने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर घर मेरा। अब मेरा बेटा, ऐसा मत करो मेरे बेटे को मुझे वापस कर दो, मैं आपसे विनती करती हूँ। तभी वहाँ लगे गुलाब के फूल से आवाज आती है, रानो, मैं एक जादुई गुलाब हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम अपने बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में समझा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बेटे को दोबारा जिंदा कर रहा हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? रानो, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। तुम जो कुछ भी सुन रही हो सब कुछ सच में। मैं अभी तुम्हारे बेटे को जिंदा कर देता हूँ और तुम्हारे सामने जादुई गुलाब का एक घर भी बना देता हूँ। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो और तुम जैसा घर तुम सोचोगी ठीक वैसा ही घर तुम्हारे सामने बनकर तैयार हो जाएगा। फिर रानो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वह आंखें बंद करके जैसा अपने मन में घर सोचती है, वहाँ वैसा ही एक जादुई गुलाब का सुंदर सा बनकर घर तैयार हो जाता है। वो घर दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था और फिर कुक्कू भी ठीक हो जाता है। माँ और गुड़िया दीदी, आप दोनों ये क्या कर रहे हो? कुक्कू मेरा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो ना मेरे बेटे? माँ, मुझे क्या हुआ था? मैं तो बस सोया हुआ था। कि माँ, इतनी ही देर में आपने इतना सुंदर घर बना लिया। कौन सा घर बेटा? फिर जैसे ही रानो सामने की तरफ देखती है तो वहाँ एक सुंदर और विशाल जादुई गुलाब का घर दिखाई देता है। जैसा रानो ने सोचा था वैसा ही घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर रानो अपनी गुड़िया और अपने कुक्कू के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10। माँ कहाँ हो? आज मुझे 10 रोटियां ही दोगी क्या? इतनी सी रोटियां खाकर तो मेरा पेट नहीं भरता। मैं रसोई में हूँ बेटा, 2 रोटियां और बना रही हूँ तुम्हारे लिए। 2 रोटियों का ही आटा बचा है, मेरा क्या, मैं तो भूखी रह लूंगी, इसी तरह तुम्हारा पेट भर जाए। ये रोटी खाने का काम कितना अच्छा है, काश मैं हर समय यही काम करता रहता। ये लो बेटा, मैं ले आई बाकी की 2 रोटियां भी। अब रोटी खा और बाहर जाकर कोई काम धंधा कर। मुझे बूढ़ी कौवी से अब ये सब नहीं होता। मैं तुम्हारा पेट भरूं या घर चलाऊं? अरे जाता हूँ माँ, मुझे भी ना मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो, ठीक से रोटी भी नहीं खाने देती हो। टूनी चिड़िया, मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे घर में कोई रोटी है? हाँ माँ जी, मेरे पास 2 रोटियां पड़ी हैं। क्या आज आपने घर में रोटी नहीं बनाई? बनाई थी बेटी, पूरी 12 रोटियां बनाई थी। वो सारी की सारी कालू ही खा गया। मैं क्या खाती, उसका पेट है कि भरता ही नहीं। माँ जी, जब तक आप उस पर जिम्मेदारी नहीं डालेंगी वो नहीं सुधरेगा। वाह वाह माँ, तू तो मेरे लिए और 2 रोटियां ले आई। कालू की माँ झाड़ू उठाकर कालू के पीछे भागती है और कालू कौवा घर से निकल जाता है। कबूतर के आंगन में आम का पेड़ था। वो दोनों पति पत्नी आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे।
ये आम का पेड़ बहुत बड़ा है, एक पत्थर मारूं तो सारे पके हुए आम नीचे आ जाएंगे। कालू कौवा एक पत्थर उठाकर आम के पेड़ पर मारता है। आम तो गिरते ही हैं, लेकिन पत्थर सीधा जाकर कबूतर के पंख पर लगता है। दुष्ट कौवे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, भागता कहाँ है? कालू तो पीछे मुड़कर नहीं देखता, वहाँ से भाग जाता है। आहा, थक गया हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ। आलसी कौवा आराम से सो जाता है और उसकी बूढ़ी माँ अपने कमजोर पंखों से जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी। माँ जी, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अपने बेटे को काम पर भेजा करो। तोते बेटे, क्या करूँ? कालू तो एक भी नहीं सुनता, सारा दिन सोया रहता है। इधर शाम के बाद कालू उठ जाता है और वहाँ से उड़ता है। बुलबुल के ठेले पर बैठे पक्षी समोसे खा रहे थे। कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। किसी तरह से मुझे एक समोसा चुराना होगा, यही सोचकर कालू कौवा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, अरे ओ बुलबुल, मेरी दूर से नजर थोड़ी कमजोर है, मुझे देखकर बताओ वो सामने क्या रखा है, क्या है वहाँ पर? वहाँ वहाँ दूर कहाँ वहाँ? कौवे, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जब बुलबुल दूसरी तरफ देख रही थी तो कौवा बुलबुल का समोसा चुराकर भाग जाता है। अरे दुष्ट कौवे, रुको रुको रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। कालू की चोरी करने की आदत बढ़ती जाती है। एक दिन वो चोरी करने इंसान रानू से बोलता है, बेटी, जब तक तुम्हारा कोई सगा संबंधी नहीं मिल जाता तुम मेरे साथ ही रहोगी, मेरा घर यहीं पास में है, चलो बेटा। फिर रानो चिड़िया चाय वाले कबूतर के साथ उसके घर चली जाती है। चाय वाला कबूतर रानो को खाना खिलाता है और उसका पूरा ख्याल रखता है। ऐसे ही समय गुजरता गया। रानो अब समझदार और बड़ी हो गई। चाचा कबूतर, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान रहेगा। मेरे माता पिता के मर जाने के बाद आपने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? बेटी रानो, ऊपर वाला सबका ख्याल रखता है, इसलिए आज तुम मेरी बेटी बनी हो। अब जल्दी से चाय का पतीला चढ़ा दो, वरना चाय बेचने के लिए देर हो जाएगी। चाचा कबूतर जी, मैंने चाय बना दी, बस केतली में ही करनी बाकी है। फिर रानो चिड़िया चाय को केतली में करके कबूतर को दे देती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो बेटी, जाओ देखो जरा, दरवाजा खोलो, इतनी सुबह सुबह कौन आया है? रानो जाकर दरवाजा खोलती है। बाहर तो कालू कौवा और पत्नी गौरी के साथ खड़ा हुआ था। कबूतर चाचा, घर का किराया दे दो। दे रहे हो या नहीं? पिछले 2 महीने का बाकी है, याद है या भूल गए? कालू कौवे, मुझे याद है, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा मैं? हाँ तो याद है ना, तो किराया कब दोगे बताओ? हम यहाँ पैसे लेने आए हैं, जल्दी से हमारे पैसे दे दो। कालू बेटा, अभी काम में तंगी चल रही है, मैं जल्दी ही तुम्हारा किराया चुका दूंगा, मेरी मजबूरी समझो। ठीक है चाचा कबूतर, जब पैसे आ जाएं तो पहुँचा देना, हम चलते हैं। अरे क्या ठीक है, हम यहाँ पैसे लेने आए हैं, कोई भीख मांगने नहीं। गौरी, आपने सुना नहीं? चाचा कबूतर के पास पैसे नहीं है और जब उनके पास पैसे हो जाएंगे तो वो भिजवा देंगे। अब चलो भी। कब दोगे? इसका क्या मतलब हुआ? ना कोई तारीख ना कोई समय, बस दे देंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे पक्की जुबान चाहिए। हाँ गौरी, मैं इस महीने की 25 तारीख को सारे पैसे चुका दूंगा, आप चिंता ना करें। सुन लिया तुमने, अब चलो। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी को लेकर वहाँ से चला जाता है और चाचा कबूतर चाय बेचने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद गौरी कौवे फिर से आती है। कहाँ है तुम्हारा चाचा? मुझे उस बुड्ढे से जरूरी बात करनी है। गौरी मालकिन जी, चाचा कबूतर अभी घर नहीं आए हैं। अच्छा, जब वो बूढ़ा घर आ जाए तो बोल देना कि किराया बढ़ गया है, 500 की जगह 1000 रुपए देने होंगे। देना हो तो दो, वरना यहाँ से निकलो। मालकिन जी, 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है, अभी पुराने पैसे भी नहीं चुका पाए, कुछ तो रहम करें। क्या कहा? ज्यादा है 1000 रुपए? यदि ज्यादा है 1000 रुपए तो यहाँ से बाहर निकलो। जब किसी और घर में रहोगे ना, तब पता चलेगा ज्यादा है या कम। ऐसे कहते हुए गौरी मालकिन वहाँ से चली जाती है।
इधर रात हो गई थी। चिड़िया गौरी की सारी बात कबूतर चाचा को बता देती है। क्या 1000 रुपए? एकदम से डबल किराया? मैं नहीं दूंगा। आने दो कालू कौवे को, मैं उससे बात करता हूँ। मुझे यकीन है वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। कालू जी, पहले ही बता रही हूँ मैं आज उस कबूतर के घर गई थी किराए के पैसे बढ़ाने। वो तो मिला नहीं, लेकिन उस रानो को अच्छे से समझा कर आई हूँ। गौरी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो किराया बढ़ा के आई हो? वो बेचारा बूढ़ा चाय बेचकर पैसे कमाता है, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है, तो वो ज्यादा किराया कहाँ से देगा? हाँ, तो हमें क्या लेना देना उसके काम से। जब से मैं आई हूँ तब से 500 रुपए से कोई ज्यादा नहीं है। उतने ही होके रह गए हैं 500 रुपए। 1000 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। अगर तुमने पैसे कम किए तो देख लेना, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ। फिर दूसरे दिन चाचा कबूतर कौवे के घर आता है। कालू बेटे, ये लो आज तक के पूरे पैसे। और बेटा, गौरी बोल रही थी कि किराया 1000 रुपए होगा। हाँ हाँ चाचा कबूतर जी, अब किराया 1000 रुपए ही देना होगा। कालू बेटा, मेरी उम्र का तो लिहाज करो। 1000 रुपए बहुत ज्यादा है। अब आपको रहना है तो रहो, 1000 रुपए ही देने होंगे। हाँ। अरे हाँ हाँ, महंगाई देख नहीं रहे हो कितनी बढ़ गई है? हमारे भी तो खर्चे हैं। कालू बेटा, मैं इतना किराया नहीं दे पाऊंगा। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारा मकान खाली कर दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है, कल मुझे मेरा पूरा मकान खाली चाहिए। ऐसे बोलकर गौरी कौवी दरवाजा बंद कर लेती है। रानो बेटी, मैंने गौरी से बोल तो दिया है कि कल हम मकान खाली कर देंगे, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? चाचा कबूतर, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। कौन सा वो गौरी अभी आकर देखेगी? हम 1-2 दिन में घर खाली कर देंगे। चिड़िया ने ऐसा बोला ही था कि तभी गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। तुम दोनों ने अभी तक घर खाली नहीं किया क्या? चलो चलो, जल्दी जल्दी अपना सामान बाहर निकालो। इधर गौरी के साथ तो नई किराएदार खड़ी थी, इसीलिए चिड़िया और कबूतर चुपचाप ही अपना सामान बाहर रख लेते हैं। अब पता चलेगा इस बूढ़े को, इसे किराए पर कौन रखता है। अच्छा हुआ जो खुद ही चला गया। ऐसे कबूतर रानो हर घर का दरवाजा खटखटाए के किराए के लिए खाली कमरा मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी किराए के लिए कमरा नहीं देता। चाचा कबूतर, लगता है आज बारिश होगी। हम इस बारिश में कहाँ छुपे? अगर कोई घर ना मिला तो हमारा सामान भी भीग जाएगा। रानो बेटी, इस बारिश से बचने का एक ही उपाय है, हमें जल्दी से स्टेशन जाना चाहिए। फिर वो दोनों तेज उड़ते हुए स्टेशन पर चले जाते हैं। वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और तभी बारिश तेज होने लग जाती है। कबूतर चाचा, वो ट्रेन का डब्बा कैसा है? बेटी, वो तो कई सालों से खराब पड़ा है। अरे चाचा कबूतर, हमें हमारा नया घर मिल गया, आप चले मेरे साथ। फिर रानो चिड़िया जल्दी से उस ट्रेन के डिब्बे में पहुंच जाती है और बहुत खुश होती है। कबूतर चाचा, ये देख हमारा ट्रेन का घर, अब हम यहीं रहेंगे। हाँ बेटी, ये बारिश से बचने के लिए बहुत सही जगह है। फिर रानो चिड़िया उस डब्बे की साफ सफाई करती है, फिर एक एक कोने को साफ करती है और मिट्टी से एक चूल्हा बनाती है और उस पर गरम गरम खाना बनाती है। बहुत खूब मेरी रानो बेटी, तुमने सारी मेरी चिंताएं दूर कर दी, वरना मैं बुढ़ा इस बारिश में कहाँ रहता। ऐसे वो बारिश में अपना ट्रेन के घर में खुशी खुशी रहते हैं। तो दूसरी तरफ कौओं का घर बहुत पुराना था और वो बहुत कमजोर हो गया था, जो तेज हवा की बारिश का झोंका भी नहीं झेल पाता और पानी भरने से टूट जाता है। कालू, ये क्या, हमारे दोनों घर ही टूट गए, अब हम कहाँ रहेंगे? अरे भाई, कहाँ रहेंगे? ये क्या हो गया? अब ढूंढो किराए का घर। बड़ा घमंड था ना अपने घरों का। अब पता चलेगा जब किराए के घर में दर दर की ठोकरें खाओगी और दूसरों का भला बुरा भी सुनोगी। दूसरों का भला करने से ही अपना भला होता है। तुमने कभी किसी का दुख नहीं समझा और जो दूसरों को दुख देते हैं उनके साथ हमेशा ही ऐसा होता है। तुमने बूढ़े कबूतर को घर से निकाला था ना, उसी की सजा मिली है जो अचानक से ये घर टूट गया। ऐसे गौरी तो अपने घर से बेघर हो जाती है और इधर चिड़िया कबूतर आराम से अपने ट्रेन के घर में रहते हैं। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया ने खून पसीने की कमाई से अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन दुखों का पहाड़ तो उस दिन टूटा जब गुड़िया को कहीं नौकरी नहीं मिली।
गुड़िया बेटी, स्कूल की पढ़ाई का खर्चा तो मैंने संभाल लिया, लेकिन बेटा कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा मेरे से अब नहीं संभाला जा रहा है और मुझ पर बहुत कर्जा हो गया है। सोचा था जब तेरी नौकरी लगेगी तो सब चुटकियों में निपटा दूंगी। मम्मा दिल छोटा ना करें, क्या हुआ जो मुझे यहाँ नौकरी नहीं मिल पा रही? मैं कल दूसरे शहर जाऊंगी, हो सकता है वहाँ नौकरी जरूर मिल जाए। रात का समय था। ऐसे बातें करके मम्मा और बेटी सो जाती हैं। अगले दिन गुड़िया दूसरे शहर जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन वो अपनी मम्मा से एक भी रुपया नहीं मांग सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि घर पे एक भी रुपए नहीं है। वो घर से बाहर निकल रही थी कि तभी रानू चिड़िया उसे पीछे से आवाज लगाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी दूसरे शहर जा रही हो, यही कुछ रुपए ले जाओ। मम्मा घर में तो एक भी रुपया नहीं था, इसलिए मैं मांग नहीं सकी थी। ये क्या मतलब, इतनी दूर जा रही हो, ऐसे ही जाओगी क्या? ये लो कुछ पैसे ले लो, अब आराम से जाना और हाँ अच्छे से इंटरव्यू देना, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी। ऐसे कह के उसकी माँ उसे समझाती है और फिर गुड़िया चली जाती है। इधर मम्मा चिड़िया काम करने का फैसला करती है। वो मिट्ठू तोते के घर जाती है। हाँ हाँ बोलो चिड़िया, क्या काम है? और देखो मेरे पास रुपए पैसे नहीं हैं, कल ही कालू सेठ से उधार पैसे लेकर आया हूँ। नहीं नहीं मिट्ठू भैया, मैं तुमसे पैसे लेने नहीं आई हूँ, मैं तो बल्कि काम की तलाश में आई हूँ। आपकी नज़र में कोई काम हो तो मुझे बता दें, क्योंकि घर में पैसों की बहुत तंगी है। चिड़िया, जब मैं कालू सेठ के घर गया था तब उसकी पत्नी बोल रही थी कि उसके घर में एक काम वाली की जरूरत है, तो आप वहाँ चली जाएं। मम्मा चिड़िया ने कभी झाड़ू पोंछे का काम नहीं किया था, लेकिन अपने घर की स्थिति को देखकर वो कालू सेठ का दरवाजा खटखटाती है। घर की मालकिन गौरी कवि दरवाजा खोलती है। क्या बात है गरीब चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैम साहब, वो मुझे खबर मिली थी आपको झाड़ू पोंछे वाले की सख्त जरूरत है, तो बस मैं काम के लिए आई हूँ, कृपया मुझे काम दे दें। हाँ हाँ हाँ, ये बात सही, काम वाली की तो बहुत जरूरत थी। अच्छा ठीक है, तो फिर अंदर आजा, आजा आजा अंदर ही आजा, मैं तुझे काम बताती हूँ। गौरी चिड़िया को घर के अंदर ले जाती है और उसे घर के सारे काम समझा देती है। मैम साहब, आपने जो भी बताया मैं सब कर लूंगी, लेकिन मेरी तनख्वाह क्या होगी? तनख्वाह? तनख्वाह तो ऐसे पूछ रही है जैसे सरकारी नौकरी लगी हो। वो मिल ही जाएंगे जो सब काम वालियों को मिलते हैं, सिर्फ 3,000, समझ रही हो? 3,000 ही देते हैं हम। गौरी के कड़क स्वभाव को देखकर मम्मा चिड़िया तो कुछ नहीं बोलती। ठीक है मैम साहब। अच्छा ठीक है, तो फिर अब काम पे लग जाओ। मुझे काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने काम वाली रख ली। फिर मम्मा चिड़िया गौरी कौवी का सारा काम करती है। वो झाड़ू लगाती है, बर्तन साफ करती और पोछा भी लगाती है। चिड़िया, महीने की 15 तारीख को ही पैसे मिला करेंगे, बीच बीच में मुझे परेशान ना करना, वरना मैं काम से हटा दूंगी। सुन लिया? ठीक है? मुझे सब मंजूर है मैम साहब। मम्मा चिड़िया जब घर से निकल जाती है, वो रास्ते में बहुत चिंता कर रही थी। गुड़िया भी आ गई होगी, मैं उसे झाड़ू पोछे के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, वरना मेरी गुड़िया खामखा उदास होगी। वह नौकरी को लेकर पहले से ही चिंता में रहती है। ऐसे सोचते हुए मम्मा चिड़िया घर पहुंच जाती है। गुड़िया उसका इंतजार कर रही थी। मम्मा, मम्मा आप आ गई? कहाँ गई थी मम्मा? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। ये सब छोड़ गुड़िया, और यह बता तुझे नौकरी मिली या नहीं? गुड़िया उदास हो जाती है। मम्मा चिड़िया तो समझ ही जाती है। अब ज्यादा चिंता मत कर, जब नौकरी मिलनी होगी तब मिल जाएगी। अब तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। ऐसे ही हालातों में कुछ समय बीत गया था कि गुड़िया को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। मम्मा चिड़िया छुप छुप करके गौरी के घर काम करने जाती। एक दिन गुड़िया की मुलाकात अपने स्कूल के छोटे पक्षी लड़के से होती है, जो मोमोज का ठेला लगाए हुए था। गुड़िया तो उसके ठेले पर ही रुक जाती है। मानू चिड़े, आपने तो इंजीनियर का कोर्स किया था, फिर ये ठेला क्यों लगाया? मैं कुछ समझी नहीं।
गुड़िया, मैं नौकरी का कई साल इंतजार किया, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली। घर में पैसों की बहुत तंगी थी, इसलिए जब मैंने ये ठेला लगाया तो मेरे दिन ही बदल गए। मैं अब चाहकर भी किसी और नौकरी नहीं करना चाहता। हाँ, ये तो सच है मनु चिड़े, मैं भी नौकरी का इंटरव्यू देकर थक चुकी हूँ और मेरी मम्मा पर पढ़ाई का कर्जा भी बहुत है, तो मैं भी सोच रही हूँ क्यों ना मैं किसी चीज का ठेला लगा लूँ। हाँ गुड़िया, ये आपने बहुत अच्छा सोचा। आप कोई ठेला ही लगा लें, आखिर नौकरी कब तक तलाशती रहोगी। गुड़िया को मन्नू चिड़ी की बात ठीक लगती है। वो घर जाकर अपनी मम्मा से ठेला लगाने की बात करती है। मम्मा, मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी, मैंने फैसला कर लिया है। गुड़िया बेटी, मैंने आपको कितना पढ़ाया लिखाया कि मेरी बेटी अफसर बनेगी, लेकिन अब क्या करूं? आपकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा है। ठीक है बेटी, आपके मन में जो हो वो आप करें, मैं बहुत खुश हूँ। फिर गुड़िया अगले दिन से पानी पूरी का ठेला लगाना शुरू करती है और गुड़िया के जान पहचान वाले उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। गुड़िया सबको नजरअंदाज करके तो दूसरी तरफ कुछ बच्चे बहुत अच्छा बोलते। ये देखो बीटेक पानी पूरी वाली गुड़िया, इस बच्चे के गोलगप्पे खाते हैं, बेचारी की बिक्री हो जाएगी। गुड़िया, हमारे लिए जल्दी से पानी पूरी खिलाओ। ठीक है अंकल जी, मैं अभी सबको खिलाती हूँ। गुड़िया कबूतर और उसके दोस्तों को गोलगप्पे खिलाती है। तभी दूसरे पंछी भी आ जाते हैं। गौरी, ये देखो बीटेक पानी पूरी वाली, चलो चलो थोड़े मजे लेते हैं इससे। बीटेक पानी पूरी वाली, और क्या कर रही हो आजकल? अरे वाह, तुम तो गोलगप्पे का ठेला लगाए हो। अरे ओ बीटेक पानी पूरी वाली चिड़िया, जरा एक एक गोलगप्पे जरा हमें भी लगा दो, देखते हैं तेरे गोलगप्पे का स्वाद कैसा है। ये स्वादिष्ट है भी या नहीं, या फिर तेरी पढ़ाई की तरह ये भी बेकार है। गुड़िया कुछ नहीं बोलती, उन्हें चुपचाप गोलगप्पे खिला देती है। वो बीटेक पानी पूरी वाले के ताने सुन सुनकर थक चुकी थी। मेरी ठेले का कोई नाम नहीं है, वो अच्छा होगा कि मैं बीटेक पानी पूरी वाली इसी पे लिखवा दूं, और वैसे भी सब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। हम ये नाम तो बहुत अच्छा रहेगा। गुड़िया ऐसे ही करती है, वो बीटेक पानी पूरी वाली ठेले पर लिखवा देती है। अब तो गुड़िया के गोलगप्पे खाने दूर दूर से पक्षी आने लगे थे। वो बीटेक पानी पूरी वाले के नाम से जो मशहूर हो जाती है। अब उसकी दिनों दिन हजारों की कमाई होती थी। वो बहुत खुश थी। मम्मा यह देखें, अब मुझे नौकरी की कोई जरूरत नहीं है और अब हम आपका भी काम जाना बंद करवा देंगे, क्योंकि मेरा ठेला ऊपर वाले के दिए से अच्छा चल रहा है। ये ले मम्मा, आज मेरी बिक्री पूरे 4000 रुपए की हुई है और अब दिन पे दिन बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि दूर दूर के पक्षी आते हैं मेरे गोलगप्पे खाने। मम्मा चिड़िया तो 4000 लेकर बहुत खुश थी। वो समय के चलते सबका कर्जा चुका देती है और फिर झाड़ू पोछे का काम भी करना बंद कर देती है। ऐसे ही उनके लगातार दिन बदलते जाते हैं और वो जंगल के सबसे अमीर पंछी बन जाते हैं। प्लीज प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। नो चिड़िया के घर के आंगन में एक नींबू का पेड़ था। नो ने उस पेड़ की खूब देखभाल की और समय समय पर पानी भी दिया। पेड़ बहुत हरा भरा हो गया था और भारी मात्रा में नींबू भी लगे थे। माँ, इस पेड़ पर तो कितने सारे नींबू हैं, हमसे तो कभी भी नहीं खत्म होंगे। बेटी, ये हमसे क्या हमारे पूरे मोहल्ले पे भी नहीं होंगे खत्म। हाँ मम्मा, कल लूसी आंटी 5 नींबू तोड़ के ले गई थी और मैंने उनको मना भी नहीं किया था। हाँ गुड़िया, और किसी को मना भी मत करना। मैंने सभी पड़ोसियों को बोला है कि ये नींबू सभी लोग खाएं। इसी मम्मा चिड़िया बहुत ही खुश थी और फ्री में सबको नींबू दिया करती थी। और आज मेरा नींबू के अचार का खाने का बहुत ही मन है, तुम जाओ किसी से मांग लाओ। आलू, हम कोई चीज बना कर नहीं खा सकते जो हर समय मांगने का सोचते हैं। हाँ, तो हमें नींबू का अचार बना कर दो, मुझे नींबू का अचार बहुत ही अच्छा
अच्छा लगता है। मालूम मैं रानू चिड़िया के घर जा रही हूँ, उसके पेड़ से नींबू तोड़कर लाती हूँ। ऐसे बोलकर गौरी कौवी अपनी टोकरी उठाती है और रानू के घर के लिए निकल जाती है। उसी पेड़ पर रुकती और चुन चुन के नींबू तोड़ने लगती है। ऐसे ही वो टोकरी भरती है। अरे ये क्या हुआ, मैंने कच्चे नींबू तोड़ लिए। काम करती हूँ, इन नींबू को नीचे फेंक देती हूँ और बढ़िया बढ़िया फिर से नींबू तोड़ती हूँ। से गौरी कौवी सारे नींबू नीचे गिरा देती है और फिर से नींबू तोड़ना स्टार्ट करती है। अरे ये क्या आते नींबू फिर से हरे टूट गए हैं, मुझे फिर से तोड़ने होंगे। से गौरी कौवी बहुत सारे भी नींबू नीचे फेंक देती है और दोबारा से नींबू तोड़ना शुरू करती है। समय रानू चिड़िया भी बाहर आ गई थी और वो देख रही थी कि गौरी कौवी सारे नींबू नीचे गिरा रही है। पेड़ के नीचे तो नींबुओं का ढेर लगा हुआ था, जिसे देखकर रानू चिड़िया चौंक जाती है। और ये अभी के अभी नीचे उतरो, मेरे पेड़ से नीचे उतरो। मेरी टोकरी लेकर नीचे आती है। गौरी ये क्या नुकसान कर रही हो, देखो कितने सारे नींबू तुमने नीचे गिरा दिए हैं, फिर भी जल्दी जल्दी तोड़े जा रही हो। ले तुम इन्हीं को इकट्ठा कर लो। मानो ये नींबू मैंने जानबूझकर नहीं गिराए, ये नींबू खराब थे इसलिए मैंने इनको गिराया है। मैं अचार के लिए पके पके नींबू तोड़ रही हूँ। गौरी तुम कोई भी काम ध्यान से नहीं करती हो, आज के बाद मेरे पेड़ से दूर रहना। देखो कितना नुकसान कर दिया, आज के बाद नींबू लेने आना भी मत। चिड़िया बहुत ही गुस्से में थी, वो गौरी कौवी को कई बार सुनाती है। गौरी को बहुत ही बुरा लगता है और वो गुस्से में तेज उड़कर घर आ जाती है। वो कमजोर चिड़िया बहुत ही ज्यादा बोलने लगी है, मैंने थोड़ी नींबू नीचे क्या गिरा दिए, वो तो बहुत ही बोल रही है और खूब ही लंबा चौड़ा भाषण सुनाया और मुझे नींबू तोड़ने से भी मना कर दिया। गौरी ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है, पूरा मोहल्ला उस पेड़ से नींबू खाएगा और हम चुपचाप देखेंगे। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, आज रात ही चिड़िया के पेड़ को काट फेंकूंगा मैं। मेरा सुंदर पति अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखता है। मैं जल्दी से अपनी माँ के घर से नई आरी लेकर आती हूँ। मेरी माँ के घर बहुत ही तेज धार वाली आरी है। गौरी कौवी अपनी माँ के घर तुरंत चली जाती है और शाम होने से पहले ही आरी लेकर लौट आती है। और कालू कौवा देर रात होने के बाद नींबू के पेड़ के पास जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता नींबू के पेड़ को काट फेंकता है। देखूंगा कैसे हमें नींबू तोड़ने से मना करेगी, वो अपने पेड़ को कटा देखेगी तो फूट फूट कर रोएगी। से कालू कौवा हंसते हुए घर वापस आ जाता है और सुबह हो गई थी। लूसी बहन, इस पेड़ ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसने पेड़ को काट ही डाला। बहुत बुरा हुआ चिड़िया बहन, किसी ने नींबू के पेड़ को काट कर बहुत ही गलत किया। याद करो बहन, आपने नींबू तोड़ने से किसी को मना किया था क्या? ये लूसी बहन, मैंने तो किसी को भी नहीं मना किया था कि सभी को जा जाकर मैंने बोला कि मेरे पेड़ से ही नींबू खाएं। चिड़िया बहुत ही दुखी थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। वीरानों को याद आता है कि कल उसने गौरी कौवी को नींबू तोड़ने से मना किया था और वो भागी भागी वो कौवों के घर जाती है। के घर तेज धार वाली आरी रखी हुई थी। गौरी और कालू, सच सच बोलना, तुमने ही मेरे नींबू के पेड़ को काटा है। नानो, शर्म नहीं आती है, एक तो हमें नींबू तोड़ने से मना कर दिया है और ऊपर से हमें झूठा इल्जाम लगाती हो। तुम्हारे पेड़ को भला क्यों काटेंगे हम, पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। गौरी, फिर ये आरी तुम्हारे घर में क्या कर रही है? ये आरी, बताओ कालू जी, ये आरी हमारे घर में क्या कर रही है? ये आरी क्यों लाए थे? और ये आरी तो मैं अपने नाखून काटने के लिए लाया था। मेरे नाखून बहुत ही मजबूत हो गए थे, नेल कटर से तो मेरे नाखून कट ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं इस आरी को लेकर आया हूँ। अब पता चल गया रानू तुम्हें, अब तुम जाओ यहाँ से और हमारा वक्त बर्बाद ना करो, हमें और भी काम करने हैं। ये सब पता है, तुमने ही मेरे नींबू के पेड़ को काटा है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। इसे सोचकर रानू चिड़िया अपने घर आ जाती है। अपने पेड़ को जमीन पर गिरा हुआ देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है। मेरा कितना प्यारा पेड़ था जो जालिमों ने जरा सी बात पर काट फेंका। रानू चिड़िया ऐसे ही सोच कर दुखी हो रही थी। अभी पेड़ का एक नींबू चिड़िया
चिड़िया से बोलने लगता है, चिड़िया इस नींबू के पेड़ को उन बदमाश कौवों ने ही काटा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ नींबू जी, मुझे पहले से ही शक है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, वो बहुत ही बुरे हैं, जरा सी बात पर वो कुछ भी करने लगते हैं, मैं तो बहुत ही डरती हूँ उनसे। चिड़िया बहन, मैं एक जादुई नींबू पेड़ हूँ, मुझे आप काट कर मेरे बीज बो दे और कल देखना मैं ऐसे ही बड़ा पेड़ बन जाऊंगा और कौवों को सबक सिखाऊंगा। रानो चिड़िया ऐसा ही करती है, उस नींबू को काट कर उसी जगह उसके बीज दबा देती है। वो सुबह अपनी आंखें खोलती है तो उसकी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था और वो पेड़ पहले की तरह ही हरा भरा था। या कुक्कू, हमारा पेड़ फिर से मिल गया, हमारा प्यारा पेड़, तो मैं बहुत खुश हूँ। ये बात कौवों के घर जाती है और वो भागे भागे चिड़िया का पेड़ देखते हैं। लू ना जाने कैसे हुआ मगर चिड़िया का पेड़ फिर से तैयार हो गया और नींबू भी भरपूर लगे हैं। इसे काटने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। ये बात नहीं गौरी, आज रात होने दो, बस आज रात में ही इस पेड़ को काट कर नदी में बहा दूंगा, देखूंगा ये कैसे दोबारा खड़ा होता है। लो गौरी बिल्कुल ऐसा ही करते वो रात होते ही पेड़ के पास चले जाते हैं और जैसे ही पेड़ को काटने ठीक हो जाएगा और खून निकलना भी बंद हो गया। मामा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। हाँ कबूतर जी, आप तो भोजन लेने के लिए गए थे, फिर भोजन का क्या हुआ? लूसी जी, मैं जा ही रहा था तभी मैंने इनको घायल देखा और मैं इनको यहाँ ले आया। ये बात नहीं कबूतर जी, ये काम तो आपने अच्छा किया है, जो घायल पक्षी की मदद की। बॉबी जी चले, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ भी दूंगा, फिर तुम अपने घर चली जाना। प्लीज, आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की, थोड़ी सी मदद और कर दोगे वो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा पंख अभी भी दुख रहा है, अभी ठीक से उड़ा भी नहीं जाएगा। हजरत मुझे यही रहने दे, मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगी। लूसी कबूतर की तरफ देखती है और उसी इशारे से अपने पास बुलाती। देखिए कबूतर जी, मुझे इस कौवी कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप इसे हमारे घर से ले जाएं। लेकिन लूसी जी वो घायल है, वो उड़ नहीं सकती है, इसीलिए तो मैं उसको घर ले आया हूँ घायल होने की वजह से। आज की तो बात है, वो सुबह चली जाएगी। जी आप तो मुझसे बहुत कहते थे कौवे जात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हाँ कहा था, बट सब कौवे एक जैसे नहीं होते हैं, ऊपर से ये घायल भी है, तुम बेकार की ही चिंता कर रही हो, बस आज रात रुक जाने दो, कुछ नहीं होगा। तरह से कबूतर अपनी पत्नी को समझा देता है और दाना लेने निकल जाता है। गौरी मेरी पत्नी कहाँ गई? वो खुद से तो कहीं भी नहीं जा सकती, फिर मेरी पत्नी को कौन ले गया? वह ऐसे ही चिंता कर रहा था। थोड़ी ही देर में कबूतर दाना लेकर घर आ जाता है, उसी गरम गरम खिचड़ी बनाती है और गौरी को कटोरा भर कर देती है। बहन खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। हाँ काली कौवी, मेरी पत्नी खाना बहुत अच्छा बनाती है, आप और ले ले। से वो खाना पीना कर सो जाते हैं। एक घोंसले में कबूतर का परिवार और दूसरे घोंसले में गौरी कौवी सो रही थी, जो सोने का नाटक कर रही थी। आधी रात होते ही गौरी कौवी खड़ी हो जाती है और चारों तरफ देखती है। सो गई, ये सब सो गए, ये सब गहरी नींद में सो गए, मैं जल्दी से अपना काम कर देती हूँ। ऐसे वो बुरी कौवी छोटे से बच्चे को दबाकर पंख से खिड़की के रास्ते से भाग जाती है। जी मुझे छोड़ दे, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? मेरी मम्मा के पास जाना है, आप मुझे छोड़ दे। चुप छोटी बच्ची, एकदम चुप, अब तो हमारी चील माँ के पेट में ही जाएगा, उसका भोजन बनेगा, मेरा सर मत खा। से गौरी को भी तेज उड़ रही थी और उसके पंख से खून बहना शुरू हो गया था। धीरे धीरे उसकी उड़ने की क्षमता खत्म हो गई थी। ये मेरा पंख, मेरे पंख में तो खून बहने लगा है, मैं कैसे उड़ूं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं इसको चील के पास कैसे ले जाऊं? मेरा पंख कितना दुख रहा है, मैं क्या करूं? गौरी कौवी को तो बहुत ही दर्द हो रहा था, उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। तो आंटी जी, अगर आपके पंख को दवा नहीं मिली तो ऐसे ही खून बहता रहेगा और आप मर जाएंगी जल्दी। तो एकदम चुप करके बैठा रहा, मुझे कुछ नहीं होगा, बस यहाँ से भागना चाहता है, मैं सब जानती हूँ।
नहीं कौवी आंटी, मैं सच में जानता हूँ और आपके पंख को मैं जल्द ही ठीक कर दूंगा। आप बस मुझे नीचे ही उतारे। गौरी कौवी को बहुत ज्यादा है। गौरी तुम ठीक हो और ये कबूतर का बच्चा तुमने घायल होते भी शिकार ढूंढ लिया। आलू अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गई, मेरी